न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अमेरिका ने वो हमला कर दिया जिसकी आशंका दुनिया पहले ही कर रही थी। मामला तड़के सुबह का है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर विमानों ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया और इन्हें लगभग तबाह कर दिया गया, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि की, कहा कि इन ठिकानों को दोबारा सक्रिय करना अब नामुमकिन होगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को इतिहास का बदलाव कर देने वाला बताया। ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। आपको यह भी बता दें कि इजराइल लंबे समय से अमेरिका से ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा था ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ठप किया जा सके। इस हमले में अमेरिकी बंकर, बस्टर बम और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल कई महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि अमेरिका का हमला परमाणु होड़, ब्रेक या नई जंग की शुरुआत के तौर पर से देखा जाए। ईरान पर प्रहार शांति का रास्ता है या तबाही अभी और ज्यादा दिखेगी? अमेरिका इजराइल ऑपरेशन मतलब सुरक्षा की गारंटी या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ये उल्लंघन है, जिसके बारे में लगातार ईरान भी कह रहा है। अब इसके बाद सवाल यह भी है कि क्या ईरान का पलटवार दिखाई देगा या वो सरेंडर करेगा, क्योंकि दुनिया कह रही है कि ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। खैर, सवाल यह भी है कि कौन कौन अभी इस जंग में और कूदेगा। क्या रुख रहेगा रूस का, क्या रुख रहेगा चीन का, यह भी देखना होगा। क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव है, क्या वैश्विक दबदबे की चाल है, क्या? सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे एक लंबा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट इसी पर आपको दिखा देते हैं। नतांज और इस्फहान को निशाना बनाने के लिए 400 मील दूर से छोड़ी गई थी। यह हमला न सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि ईरान के परमाणु सपनों पर निर्णायक प्रहार भी। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री तो कुल जमा यह है कि मध्य पूर्व में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और इसी हालात पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस संवेदनशील विषय पर हम इन तमाम एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्चुअली में चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में और क्या चीजें यहां से आगे दिखाई दे रही हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। और बख्शी जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार। TPS त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ नियमित अंतराल पर जुड़ते हैं। और TPS त्यागी जी सर, आपका भी बहुत आभार और बहुत स्वागत आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी समझेंगे इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं। और रिटायर्ड कैप्टन मीरा दवे जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। मीरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। सर, चर्चा तो उसकी बहुत हो रही है, हर तरफ हो रही है, हर टीवी चैनल पर इस चीज की बहुत बात हो रही है कि भाई अब यहां से आगे क्या। लेकिन एक चर्चा यह भी हो रही है कि जिस प्रकार का अटैक अमेरिका ने किया ईरान के ऊपर, वो कितना कारगर रहा। जरा मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके तजुर्बे से जरा आप बताइए सर कि ऑपरेशन ये सैन्य लिहाज से कितना सफल रहा। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वेपन सिस्टम्स और जो बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए थे वो इसलिए किया गया था बॉम्बर की ये स्पेशल वेपन जिसका कि बहुत ही अत्यधिक 1300 से भी ज्यादा पाउंड्स का वजन है जी। अब ये जो बॉम्ब है इसकी कैपेबिलिटी है डीप पेनिट्रेशन इन द रॉकी सॉइल और वो 200 फीट से भी ज्यादा पेनिट्रेट करके ब्लास्ट कर सकता है। 2 टाइप के वेपन्स यूज किए थे, डेजी कटर 3 भी था और GBU 57 भी था। ये वेपन्स ठीक है, MOAB भी था, MOP पेनिट्रेशन बॉम्ब भी था, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेंस एयर बर्स्ट भी लगाया इन्होंने। इतने सारे वेपन्स इस्तेमाल किए। ये तीनों फैसिलिटीज इस समय बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि राख हो गए हैं, पर उनको अब दोबारा रिवाइव करने के लिए एटलीस्ट 3 या 4 साल लगेंगे इनको। इसको रिवाइव नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने अपना वेपन ग्रेड यूरेनियम जो बचा था उनका, उसको कहीं छुपा दिया होगा, वो दूसरी बात है, पर उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें
वो ध्वस्त हो गया, इसको बनाने में बहुत समय लगेगा। ठीक। अब लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इतना मूर्ख थोड़ी है कि वो बैठा रहेगा, और जब चेतावनी मिल गई है वो करेगा क्या, एक और बना देगा ऐसा फैसिलिटी? नहीं बना सकता, उसको बहुत समय लगेगा। ओके सर, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे सर, और समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान क्या स्थिति में है कि वो पलटवार करे, और अगर पलटवार करता है तो खाड़ी देशों में क्या असर दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका तो चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद आप बनी रहिएगा सर मेरे साथ, बाकी मेहमान भी एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। टीपीएस त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। टीपीएस त्यागी जी, आपका अनुभव क्या कहता है सर, अब यहां से आगे क्या? यहाँ से आगे लोग बाग ये अंदाजा लगा रहे थे कि अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा जी। और खोमेनी जी कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो हम उसे ऐसा जख्म देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब यहाँ दो सवाल है। पहले तो खोमेनी जी के लिए कि क्या ईरान में वो ताकत बची है कि वो पलटवार कर सके, क्योंकि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो करीब करीब खत्म हो चुके हैं। उसमें ऑफेंसिव पावर तो बची है उसकी मिसाइल्स की, लेकिन उसके एरिया में हवाई में क्षेत्र में पूरी तरह से 100% एयर डोमिनेशन इजराइल का हो चुका है। तो इसका मतलब उनका करारा जवाब या जख्म बेमानी है। दूसरी बात कि इसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ना तो 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, ना तो रशिया की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है और ना ही चाइना की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। नॉर्थ कोरिया की धमकी कि हम तेहरान के साथ खड़े हैं, उसका कोई इफेक्ट ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता। लिहाजा मुझे लगता है कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं, कोई महायुद्ध नहीं। इसके बाद में स्लोली चूंकि मुंह छिपाने के लिए समय चाहिए होता है, फेस सेविंग के लिए कुछ दिनों बाद ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, एज फार एज माय ओपिनियन गोस। ठीक है, आप बने रहेगा सर। हमारे साथ अमीरा दवे जी भी हैं। मीरा दवे जी, आपको क्या लगता है, हमले के बाद ट्रंप ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अब यहां से शांति होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये शांति की ओर बड़ा कदम है या एक बड़े युद्ध की भूमिका तैयार कर दी है अमेरिका ने? अब आशीष जी, हम सबको इतिहास मालूम है, जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ था 8 साल चला था वो युद्ध। तो जब तक बात ईरान की है तो ईरान आज वो हर एक कोई सुप्रीम बनना चाहता है, इसीलिए यूएस के इतने बड़े अटैक के बाद जो B-2 बॉम्बर ने किया आज मध्य रात्रि में, फिर ईरान ने क्या किया, उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है खाइबर, वो चलाई है इजराइल के प्रति, और वो भी उसके रिहायशी इलाकों में चलाई है। तो इसमें इजराइल भी चुप नहीं बैठा है। हमने देखा कि इजराइल के एयरफोर्स जेट्स ने आज 2 ईरान के F-5 फाइटर जेट्स को जो है वो वहीं के उनके एयरपोर्ट पे, ईरान के एयरपोर्ट पे ही उनको उड़ा दिया है। और साथ ही में जो सदोगी उनका ट्रेनिंग गैरिसन है जो IRGC का, और साथ ही में उसके एडजेसेंट एक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का जो साइट है वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स जो है इजराइल ने डिस्ट्रॉय किए। तो इजराइल की तरफ से कंटिन्यूअसली ये प्रयास जारी है कि कैसे वो ईरान में स्थित जो उनके मिसाइल लॉन्चर्स है, क्योंकि ईरान के पास केवल 2 ही चीजें हैं जिससे वो इजराइल को नुकसान कर सकता है, वो है सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको वो नष्ट करने की पूरी प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा मैम, हम और इस पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे ये जो तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा हर तरफ हो रही है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं और रूस और चीन का क्या रुख होगा। उत्तर कोरिया जो तमाम बड़ी बातें कर रहा था अमेरिका के अटैक से पहले, वो एकदम से शांत क्यों बैठा हुआ है। ईरान को जो तमाम मदद की बातें हो रही थी, उस पृष्ठभूमि को अगर हम उठाकर देखें तो वहाँ पर ईरान को कितनी मदद मिलती दिख रही है, विशेष तौर पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उनसे, उस लिहाज से भी मैं आज चर्चा करूंगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। संजीव जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे ये क्या माना जाए, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की आप कह सकते हैं कि एक शुरुआत हो गई है यहां से, जिस प्रकार से अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अटैक किया? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्शन है और बहुत ही मेजर
ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध का एस्केलेशन है जी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का ये जो संकल्प था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, उन्होंने अपने इस संकल्प को जाहिर है कि एक तरह से उसकी सिद्धि की है और उसके ऊपर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग ब्लो, एक विनाशकारी क्षति उसे पहुंचाई है। और इसके पीछे कई कारण हैं और जाहिर है कि जिस तरीके से ईरान की जो इस्लामिक रिजीम की तरफ से और उनके जो सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई की तरफ से जिस तरीके से इजराइल को धमकी भरे बयान जारी किए जाते थे, चाइनीज रिजीम कह के पुकारना बुलाना और उसके बाद उनको वर्ल्ड मैप से मिटा देने की बात करना, उनको उनके जो होलोकॉस्ट का जो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर और बर्बर इतिहास रहा उसको डिनाई करना और जाहिर है कि ये कहना कि ये जो पूरी रिजीम है उसको हम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस तरीके की बातें करना, तो ये इजराइल के लिए तो अस्तित्व का एक संकट था। अमेरिका भी इस तरह की रिजीम को बिल्कुल भी नापसंद करता था क्योंकि 1979 में जो वहां पर एक ये जो तथाकथित इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद अमेरिका के जो संबंध कभी ईरान से बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, शाह के समय का जो ईरान था वो बिल्कुल ही बदल गया। अमेरिका की एम्बेसी की बहुत बड़ी सीज वहां पर हुई थी। वो सारा जो इतिहास है वो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उसे नहीं भूला है और अमेरिका के अंदर इस बात का एहसास रहता है कि ये जो इस्लामिक रिजीम है वो उसके लिए एक खतरे पैदा कर सकती है और इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए, इस्राइल के लिए भी बड़े खतरे पैदा करेगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के पास बाद ईरान ही एक ऐसा राष्ट्र वर्तमान समय में है जो कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। हमास, हिजबुल्लाह, तथा अन्य जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो आतंकी संगठन हैं वो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो इन न्यूक्लियर वेपन्स से हमास, हिजबुल्लाह, हुती के पास भी पहुंचने का खतरा बढ़ जाता और उसको लेकर के भी और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात एक मैं कह लूं अपनी बात। देखिए वो मिडिल ईस्ट रीजन में जो एक शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बड़ा शंका के साथ देखा जाता था क्योंकि यदि जो शिया बहुल ईरान के पास यदि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो सऊदी अरबिया भी कहता कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, टर्की भी न्यूक्लियर नहीं, ठीक है, जाहिर तौर पर अब वो हर कोई यही चाहेगा कि भाई वो परमाणु शक्ति बने, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका जो चाह रहा था, कह रहा कि हमने तो उसमें कामयाबी प्राप्त कर दी है, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ लगातार। मनु बख्शी जी, हमने B-2 बॉम्बर की बात की, एक सफल सैन्य ऑपरेशन आप कह रहे हैं कि वहां पर हुआ है, लेकिन इसकी कितनी संभावना है सर कि ईरान अमेरिका को टारगेट कर सकता है? क्योंकि यमन से लेकर तमाम देश हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम आएंगे सपोर्ट में ईरान के और अमेरिका तैयार रहे पलटवार के लिए। क्या इस स्थिति में है ईरान? आपको लग रहा है कि अमेरिका को अटैक कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो इन खाड़ी देशों में क्या आप देख पा रहे हैं अगले कुछ समय में? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कोई देश ईरान के सपोर्ट में नहीं आया है। तब ये मीठी बातें हैं। आप सऊदी अरेबिया तो जॉर्डन तो दो मेन कंट्री हैं, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई ना हुती, ना हमास, ना हिजबुल्लाह अभी अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके लीडर ने जरूर बात की है पर उनके जो मेन फाइटर्स है वो रिफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए अमेरिका के साथ में दुश्मनी इस समय। हालांकि हाँ, मैं मानता हूं अगर कुछ अटैक भी करेंगे, अगर किसी ने किया, लोकल लीडर्स ने, लोकल शिपिंग पे अटैक होगा, ठीक है, अमेरिका की शिपिंग पे अटैक होगा। आपका मतलब है क्या ईरान यहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा अक्रॉस इनटू वॉशिंगटन? जैसे कि न्यूज आई है कि रात को चाइनीज एयरक्राफ्ट आए थे ICBM लेके, वो ऑफलोड कर रहे थे। ये सब बातें कहने की हैं। ये ईरान ये बात नहीं करेगा। इस समय ईरान फेस सेविंग डिवाइस ढूंढ रहा है कि उसकी इज्जत भी बनी रहे खमीनी की और वो लड़ाई बंद सर, जितना आसान ये दिख रहा है, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं सर प्रफुल्ल सर की ईरान सरेंडर करे, अमेरिका कह रहा है सरेंडर करना पड़ेगा, आपको लग रहा है कि ईरान
सरेंडर करने वाला देश है वो सरेंडर कर सकता है, संभावना इसकी है, या वो सरेंडर नहीं करेगा? अभी चीजें और हम देखेंगे, क्योंकि आज ईरान के जो विदेश मंत्री वो रूस गए हुए हैं इस बाबत। ऐसा है, ईरान इस समय सरेंडर नहीं एकदम से करेगा, पर एक भी बात है, अगर वो सरेंडर बेशक ना करे, पर अगर वो अमेरिका पे और शिपिंग पे अटैक ना करे तो कोई उसको अटैक नहीं करेगा। यहां तक कि वो अगर वो इजराइल के ऊपर भी अटैक बंद कर दे तो इजराइल भी उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, ताकि देखा जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये जल्दी लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच कि ईरान का अगला रवैया क्या होता है। अब ब्रिटिश शिप्स, अमेरिकन शिप्स वापस नहीं जा रहे, उनके बॉम्बर्स भी अपने गुआम में और सिशेल्स में हर जगह जो वितरित हुए हैं, 8 उनके B2 आ गए हैं, 6 से 8 हो गए हैं, और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो वेट करेंगे, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। ईरान को जल्दी है क्योंकि मैं बता रहा हूं, खमीनी को 45 to 48% पब्लिक नहीं चाहती कि वो उनका लीडर बने। जो यूथ लोग हैं जो आपकी उम्र के हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा ये मॉडल ऑफ इस्लाम वो फॉलो करें, उसको किसी तरीके से हटाना चाहते हैं। मुझे तो डर है कहीं लोकल असैसिनेशन ना कर दे, ये प्रॉब्लम खमीनी की आ सकती है। तो आप इस बात को मान के चलिए, अगर खमीनी बिहेव करता है तो कोई इसको जड़ से उखाड़ने की बात कर ही नहीं रहा, वो अपने आप ही चला जाएगा। और वो भी ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा उसको दरवाजा मिल जाए जहां वो जाके चुप करके खिसक जाए। तो इस समय डिप्लोमेसी ये कहती है वेट एंड वॉच, कोई जल्दी नहीं है, कभी भी मर्जी लड़ाई नहीं। मतलब अब चूंकि मामला ये है सर कि जो ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, हम उन्हीं बयानों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अब उनके तरफ से कहा गया कि भाई अब डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश बचती नहीं है यहाँ पर, अब डिप्लोमेसी का कोई विकल्प ही नहीं है। इस प्रकार का ईरान कह रहा था जी, ये तो पहले भी कह रहा था कि क्या हो जाएगा अगर अमेरिका आया तो मैंने ये कर देना और वो कर देना, क्या किया उसने। ठीक है, ओके। टीपीएस त्यागी जी, आप किस प्रकार से देखते हैं अमेरिका की एंट्री के बाद? आपको लग रहा है सर क्या दुनिया 2 धड़ों में बटेगी और चाइना, रूस और ये ईरान एक साथ आपको दिखाई देंगे? इजराइल और अमेरिका का अपना एक जो चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ये 2 धड़ों में बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है क्या सारा मामला? टीपीएस त्यागी जी, देखिए, अटैक आज सुबह हुआ, करीब 12-13 घंटे गुजर चुके हैं जी। मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या रूस और चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? रूस तो पहली बात अपने युद्ध में उलझा हुआ है। नहीं, रूस का एक छोटा सा रिएक्शन सर आज यही आया, वो दरअसल खिल्ली उड़ा रहे थे अमेरिका की इस मिलिट्री स्ट्राइक की। वो ये कह रहे थे कि कुछ खास असर नहीं हुआ है वहां पर जहां ये अटैक हुआ है, सिर्फ दरवाजे टूटे हैं, बाकी कुछ हुआ नहीं है वहां पर। ये रिएक्शन है रूस की तरफ से। अरे रूस के अंदर बशर अल असद और खोमैनी साहब बैठ के चाय पी रहे हैं, इसलिए वो खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन रूस ने तो खुद अमेरिका से ये कहा कि साहब, अमेरिका में ईरान में एक यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, शायद बुशर उसका नाम है, कि उसमें मेरे 200 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कृपया उन पे अटैक ना करें। यानी कि रूस का टैसिट अप्रूवल अमेरिका को मिल गया। जहां तक चाइना की बात है, 2 चीजें देखिए, चाइना कभी दूसरे 2 देशों के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बनिया देश है, ये टोटली अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करता है। अगर इसमें युद्ध लड़ने की क्षमता होती तो इसमें इतना समय गुजर गया, डिकेड्स के डिकेड्स गुजर गए। और ताइवान के मामले में बस सोचता हूँ, इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं अमेरिका ना आ जाए, कहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया ना आ जाए। यानी कि कुल मिला के चाइना के इंटरवेंशन का सवाल नहीं उठता। एक और कारण, चाइना ये एक धमकी दी जा रही है कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 33 किलोमीटर चौड़े, जो एक जिसे चिकन नेक कह सकते हैं, जो गर्दन है, उसके पानी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अमेरिका का भी है, सॉरी, इसका ईरान का भी है और ओमान का भी है। तो ये कह रहे हैं कि हम उसे बंद कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? अरे मैं कहता हूं कि ईरान का टोटल एक्सपोर्ट करीब तेल का चाइना को होता है, और चाइना को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर वो बंद हो गई। तो ठीक है, मतलब चाइना अभी उस स्थिति में नहीं है ना सर? चाइना अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो इस पर कुछ खुलकर बोल भी पाए। नहीं है, और रशिया
सर चाइना भी नहीं है और रशिया भी नहीं है, तो फिर कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर, फिर इसके अंदर कहाँ चेंज होगा? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एक्शन होगा चाइना और रशिया की तरफ से। और दूसरी बात बची कि अमेरिका ने जो एक्शन लिया है उसके बाद उन्होंने दो बात कही है, हमारी तरफ से एक्शन पूरा हुआ, लेकिन अगर ईरान ने कोई पलटवार किया तो अब से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा ताकत के साथ अटैक किया जाएगा। और बख्शी साहब सही कह रहे थे कि उसने अपने B-2 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर बजाय वापस हटाने के उनकी संख्या और बढ़ा दी है। यानी अमेरिका पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और ईरान की जो खास बात है तो ये कि उसके पास में डिफेंसिव कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। सर इसने, ईरान ने किया क्या कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई दो तीन चीजों के ऊपर, या तो जो उसके जो ऑक्टोपस ईरान की आतंकी भुजाएं हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इनको ताकत देने के लिए, आर्म देने के लिए, या अपनी मिसाइल को ड्रोन बनाने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया। एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने कहा भी कि S-400 ले लो, नहीं लिया। S-300 लिया, उस S-300 में भी जो बैटरी थी वो चाइना की लगाई और जो स्पेयर पार्ट्स थे वो लोकल लगाए। कुल मिला के एयर डिफेंस सिस्टम का इंटीग्रेशन नहीं हो सका, लिहाजा वो तबाह कर दिए गए। लिहाजा आज ईरान के स्पेस में 100% एयर सुपीरियरिटी इजराइल की है। वैसे भी इजराइल ने काफी काम जो है ऑलरेडी अमेरिका का आसान कर दिया था। पहले जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने जिस प्रकार से ये बमबारी की है, उसके बाद तो खैर एक सफल सैन्य ऑपरेशन से माना जा रहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि इतना कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, हमने अपने सारे यूरेनियम हटा लिया था। खैर हमारे साथ मीरा जी भी लगातार बनी हुई है। मीरा जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन हुआ है। अब एनपीटी की बात आती है, ये भी चर्चा हो रही कि ईरान अब एनपीटी से खुद को अलग करेगा भारत पाकिस्तान की तरह। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण होगा और ये कितना आसान होगा करना ईरान के लिए? और दूसरी बड़ी चीज़ मैम, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि अब यहाँ से ईरान पलटवार की कितनी स्थिति में है, या वाकई में भी इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ गीदड़ भपकियां दी जाएंगी, अमेरिका का सामना करना नामुमकिन है। और ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा रूस और चाइना और रूस के सपोर्ट को देखते हुए। इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगा। और साथ साथ में मैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव जी, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो मकसद है इजराइल का, अमेरिका का, कि ये जो परमाणु प्रोग्राम है वो बंद होना चाहिए, क्या उस दिशा में कोई सफलता मिली है? क्या वाकई में इस डर से कि अमेरिका अटैक कर रहा है या और करेगा, परमाणु का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर ईरान में, क्या वो बंद हो जाएगा? इसमें जो संघर्ष दिखाई दे रहा है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जो है वो मौजूद है और हम एक बार पूरा जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। और मेरा जो सवाल रहेगा वो मीरा जी से रहेगा। मीरा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा ब्रेक पर जाने से पहले, मैं चाहूंगा आप वहीं से अपनी बात शुरू कीजिए और जरा समझाइए हमारे इन तमाम दर्शकों को कि अब यहां से आगे आप क्या देख पा रही हैं, और ईरान का पलटवार होता आपको दिख रहा है या नहीं होता दिख रहा है, और ये कितना डिपेंड करता है चाइना और रूस की अगले मूव पर? जी आशीष जी, आपने दो प्रश्न पूछे थे। एक तो कि जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उससे निकलना ईरान के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, और दूसरा ये कि ईरान का जो पलटवार है यूएस की तरफ वो क्या होगा। दोनों का जवाब मैं देती हूँ। जहां तक एनपीटी से निकलने का सवाल है, लीगली ये पॉसिबल है, लेकिन पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो ये बहुत ही ईरान जैसे एक देश के लिए ये कॉस्टली पड़ जाता है। कैसे? जब हम बात करते हैं कि लीगल और प्रोसीजरल उसकी जो डिफिकल्टी है वो ज्यादा क्यों है इसमें, क्योंकि जो आर्टिकल X है एनपीटी के अंदर, तो एनी पार्टी, कोई भी पार्टी है उसमें से विड्रॉ तो कर सकती है, लेकिन उसमें उसको 3 महीने का नोटिस जो है वो देना होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ। उसके साथ साथ उसको प्रॉपर रीजंस जो है वो देने होते हैं विड्रॉल के। तो ये तो लीगली की बात हो गई। और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जो फॉल आउट है उसकी अगर हम बात करें तो इससे मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो निकल सकते हैं। क्या है इसमें? जो जेसीपीओ का जो है वो कोलैप्स है, वो इसमें हो सकता है, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो सकता है, उसके साथ साथ ऑटोमेटिक सस्पिशन भी इसके लिए ईरान जो है डायरेक्टली उसके अंडर में आ जाता है, और इमीडिएट रीइम्पोजिशन भी हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, यूएन का और ईयू के सैंक्शंस का। तो इसके लिए ये बहुत कॉस्टली है और इकोनॉमिक वे में भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है।
साथ में अगर आप देखें, आपने पूछा क्या वो यूएस पे वापस अगर हमला करता है या उसमें उसको रशिया या चाइना की हेल्प लगेगी, तो अगर आप देखिए 12 जून के बाद जब ईरान ने इजराइल में स्थित यूएस एम्बेसी पे हमला किया था, तब वह डोनाल्ड ट्रंप ने आके बहुत स्पष्ट एक स्टेटमेंट दिया था कि अब तक तो हम इजराइल के साथ डिफेंसिव सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन यदि अगर दोबारा ईरान ने यूएस के किसी भी एसेट को, व्यक्ति को, इंस्टॉलेशन को दुनिया में कहीं पे भी छेड़ने की कोशिश की, तो उसके परिणाम जो है वो घातक होंगे। अब जब आज मध्यरात्रि में B-2 बॉम्बर्स का जो हमने इस्तेमाल देखा यूएस का ईरान के अंदर, उसके बाद हम जानते हैं कि यूएस के जो एयरफोर्स बेसिस है वो सीरिया में, इराक में, सऊदी में, यूएई में, ये हर जगह स्थित है। उसके साथ साथ उसके जो नेवल बेसिस है, और हमने ये भी देखा कि आफ्टर 12 जून यूएस ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो भी सही तरीके से डिप्लॉय कर दिए हैं। तो यदि अगर ईरान कुछ भी करता है यूएस के खिलाफ, तो वो ऐसी जगह से घिरा हुआ है, उसके लिए ये एक सुसाइडल अटैक होगा। इसलिए अगर हम देखें तो आज मध्यरात्रि यूएस के अटैक के बाद भी ईरान जो है वो इजराइल के रिहायशी इलाकों पे अटैक कर रहा है, न कि किसी यूएस के बेसिस पे। नहीं, वो अपनी जो बौखलाहट है वो इजराइल पर निकाल रहा है। अगर वो कर सकता तो शायद वो एक आध बम न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन भी गिराता। अगर गिराता तो हम समझते कि हाँ भाई वो उस स्थिति में है, लेकिन घूम फिर के इजराइल को ही टारगेट कर रहा है। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या ये वाकई में वैश्विक शांति के लिए बहुत जरूरी था जो अमेरिका ने किया, या मान लिया जाए कि एक नई जो है बिसात बिछा दी गई है कि संघर्ष जो है वो बड़ा लंबा चलने वाला है, ईरान पलटवार करेगा? संजीव जी। रिस्पॉन्ड तो अवश्य करेगा, वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो अगला इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान के रिस्पांस का स्केल क्या होता है। यदि ईरान अमेरिका को और इजराइल को कोई बड़ा सरप्राइज देता है, कोई ऐसा रिस्पांस करता है जिससे कि इजराइल में बड़ी क्षति पहुंचती है या अमेरिका के बेसिस टारगेट होते हैं, तो फिर जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो ईरान और भी बड़ी गलती करेगा, और फिर मेरा ऐसा मानना है कि वहां की जो इस्लामिक रिजीम को बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग जो ब्लो एक बार फिर से अमेरिका देगा, और जो कि उस रिजीम के लिए खतरा का कारण बन सकता है। ईरान के अंदर एक बड़े परिवर्तन का कारण ये बन सकता है, रिजीम चेंज का कारण बन सकता है। और लेकिन यदि ईरान संयम बरतता है, ईरान यदि सिर्फ एक अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिखाने के लिए कमजोर नहीं है, कुछ लिमिटेड ही रिस्पॉन्स करके रह जाता है, तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये सिचुएशन वहां से डीएस्केलेट कर सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ईरान का अगला बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरीके के अप्रोच के साथ अगला कार्य करता है। लेकिन जहां तक अमेरिका का और इजराइल की इस एक्शन का प्रश्न था, तो वो इस बात को लेकर के डिटरमिन्ड थे कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं दे सकते। और ये आज की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इसे, चलिए अब एक सवाल इसी से जुड़ा मैं आपसे पूछ लेता हूं संजीव जी, क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है जो अमेरिका कर रहा है, या इसे जायज नहीं? कल को हमारे भी परमाणु ठिकानों पर अगर हम कोई चीज करने की कोशिश करते हैं तो कल वो हमारे ऊपर अटैक करने लग जाए, तो हम इसको कहाँ से जायज ठहराएंगे? क्या ये जायज है इस हिसाब से, अगर मैं आपसे समझूं एक लाइटर नोट पे? तो देखिए, एक ऐसा राष्ट्र जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, एनपीटी का सिग्नेटरी है, और वो जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, और एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है, एक ऐसा राष्ट्र जो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की आए दिन बातें करता है, होलोकॉस्ट को डिनाई करता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें करता है कि जायनिस्ट रिजीम we will do this and we will do that, so all sorts of इस तरीके की बातें करता है। ऐसे राष्ट्र के पास यदि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या होगा, और एनपीटी की रिजीम का क्या होगा? तो ये जो पूरा ईरान का जो बिहेवियर है, पूरा जो इसका न्यूक्लियर बिहेवियर है, बहुत ही रेकलेस इररिस्पांसिबल बिहेवियर रहा है। और प्रफुल्ल बख्शी जी में रखते हुए मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से समझना चाहूंगा, सर जरा बताइए कि इसकी कितनी संभावना यहां से बनती है कि जो काम अब तक चोरी छिपे ईरान कर रहा था वो खुल्लम खुल्ला करे?
कह दे कि भाई हम तो बनाएंगे, अब जो बनता आप कर लो। क्या ईरान कुछ इस प्रकार की हरकत करने में आपको दिख रहा सक्षम है कि वो इस प्रकार की कोई चीज़ कर सकता है, या ये सीधे सीधे कहना कि भाई उनका जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था परमाणु का उसको वो बंद कर देंगे अमेरिका से डर के? इन दोनों को अगर मैं समझूं तो किस प्रकार से आप समझाएंगे दर्शकों को? बख्शी जी। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज आपको बता दूं, परमाणु के हिसाब अटैक पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहा गया है कि अमेरिका ने गलत कदम उठाया है, वाकई में जिनीवा कन्वेंशन के तहत अटैकिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अटैकिंग अ डैम एंड अटैकिंग डाइक्स, ये डेंजरस फोर्स कहलाते हैं कैटेगरी में, और इनके ऊपर अटैक नहीं होगा बशर्ते इनका इस्तेमाल ना किया जा रहा हो टैक्टिकल फाइटिंग में। मतलब यहाँ पे मिसाइल रखी हो या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रखी हो, तब इसके ऊपर अटैक हो सकता है उन वेपन्स पे। अटैकिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट विल ड्रॉ अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर अमेरिका को कोई ले जाएगा तो उसको आंसर करना पड़ेगा कि तुमने डेंजरस फोर्स के ऊपर आफ्टर साइनिंग द जेनेवा कन्वेंशन व्हाई डिड यू रेटिफाइंग इट आल्सो, व्हाई डिड यू अटैक? तो ये उसका जवाब देना पड़ेगा। और जो अगर कोई ले गया उसको, की हिम्मत नहीं होगी। और दूसरी बात है, आप पूछ रहे हैं क्या ईरान बंद कर देगा? नहीं करेगा। ईरान बंद करेगा। उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, अंडरग्राउंड सपोर्ट मिलेगा चाइना और नॉर्थ कोरिया से। डायरेक्टली नहीं दे पा रहे। वैसे नॉर्थ कोरिया ने बड़ी बातें करी थी कि मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए, वो नहीं कर पाया, बट उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये तीनों पावर प्लांट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी चाइना की और इराक नॉर्थ कोरिया की हेल्प मिलेगी ईरान को। इतनी जल्दी बात खत्म नहीं हो जाएगी, और ना ही अमेरिका खत्म होने देगा। नहीं, अमेरिका इतना दखलंदाजी भी नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि ये ड्रामा एकदम से खत्म हो जाए। अगर ये सारा ड्रामा एकदम से खत्म हो जाए तो अमेरिका का वहां पे आना जाना बंद हो जाएगा। उसके आर्मामेंट इंडस्ट्री भी चलती है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की, तो छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। अमेरिका बहुत खुश होता है। आपको देखना चाहिए जो मिलिट्री कंट्रीज होती है, मिलिट्री रूल्ड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका की बहुत दोस्ती होती है। ये बहुत खासियत, पाकिस्तान से ले लीजिए आप, जहां पे भी ये मिलिट्री हुकूमत चलती है, और यही वो बांग्लादेश में, यही वो हर जगह देखना चाहता है। तो अमेरिका इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ, अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर अगर इसने ईरान ने कोई हाथ उठाया तो फिर यही सजा मिल जाएगी। वो 2 धमाके करके फिर चला जाएगा, तो ईरान फिर पीछे हो जाएगा 8-10 साल। ये सारा चलता है। ठीक, ओके, मेरे पास समय सीमित था। मैं सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आप लोगों ने समय दिया। टीपीएस त्यागी जी बहुत आभार आपका। प्रफुल्ल बख्शी जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर। संजीव श्रीवास्तव जी आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत आभार। और मीरा जी आपने भी तमाम महत्वपूर्ण बातें तमाम दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत आभार। ईरान पर हमला कर अमेरिका ने क्या पश्चिम एशिया में एक स्थायी दुश्मनी मोल ले ली है? क्या इस प्रकार की भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, और क्या इसे जायज़ ठहराया जा सकता है जो अमेरिका ने किया? इस पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी करके अमेरिका ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। लेकिन अभी रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, या कोई भी ऐसा मुल्क जो अब तक ईरान के समर्थन की बात दबे पांव कर रहा था, उनके तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया ना आना, हमले के 12-13 घंटे बाद भी इसके क्या मायने हैं, ये भी हम समझेंगे। और क्या ईरान पलटवार की स्थिति में है, या बस चुपचाप हो रहेगा और ईरान का सरेंडर भी आने वाले समय में हम देखेंगे। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।